दुनिया भर में बढ़ते तनाव, बड़े राजनीतिक फैसले और सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम, हर मोर्चे पर हलचल तेज है। आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो, जहां मिलती है हर खबर सबसे तेज और सबसे सटीक। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी अहम खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर सामने आई है। जासूस के आरोप में 3 रूसी राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री बीट मैनिल के मुताबिक ये राजनयिक इमारतों की छतों पर लगे एंटीना के जरिए संवेदनशील जानकारी जुटा रहे थे। हालांकि रूस ने इस कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक और अनुचित बताया है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में जासूसी के कई मामले पहले से ही सुर्खियों में हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से ऑस्ट्रेलिया अब तक 14 रूसी अधिकारियों को निष्कासित कर चुका है, जबकि करीब 220 रूसी राजनयिक वहां मौजूद हैं और इस घटना ने एक बार फिर यूरोप में तनाव बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि वह होर्मुज में प्रवेश न करे। ईरान के खातम अल अलमिया मुख्यालय ने साफ कहा है कि किसी भी विदेश सैन्य बल, खासकर अमेरिकी सैनिकों के प्रवेश पर बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना का कहना है कि इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और जहाजों की आवाजाही के लिए समन्वय जरूरी है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने फंसे जहाजों की मदद के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। श्रीलंका और मालदीव के रिश्ते को नई मजबूती मिली है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौते में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, युवा विकास और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के संकेत देते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानानायके के साथ वार्ता के बाद इस समझौते पर मुहर लगी है और दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। 2023 में पद संभालने के बाद मुइज़्ज़ू की यह पहली श्रीलंका यात्रा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के दीर्घकालिक संबंधों को और मजबूत करना है। यूक्रेन से भी बड़ी खबर सामने आई है। रूस के मिसाइल हमले में खार्किव क्षेत्र के मरेफा शहर में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार मृतकों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हमले को लेकर अब तक रूस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लगातार हो रहे हमले के बीच यूक्रेन के क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। ईरानी नौसेना ने दावा किया है कि उसने होर्मुज में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक ये जहाज सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए जास्क बंदरगाह के पास से होर्मुज में घुसा और चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके किसी भी जहाज पर हमला नहीं हुआ। ईरान पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि उसकी अनुमति के बिना इस अहम समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक अहम अपडेट भी सामने आ रहा है। रूस ने 8 और 9 मई के लिए 2 दिन के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर लिया गया है। हालांकि रूस ने चेतावनी भी दी है कि यदि यूक्रेन विजय दिवस समारोह में किसी तरह की बाधा डालता है तो वह कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश भी युद्ध विराम का पालन करेगा और रूस की किसी भी कार्रवाई का उसी तरह जवाब देगा। फिलहाल इस युद्ध विराम की समाप्ति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है। होर्मुज में तनाव एक बार फिर बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसके जहाजों को निशाना बनाया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब क्षेत्र में लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं और टकराव का खतरा गहराता जा रहा है। वाशिंगटन का दावा है कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज में 7 ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। ये कार्रवाई प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान का हिस्सा बताई जा रही है, जिसका मकसद फंसे जहाजों की
मदद करना और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। हालांकि ईरान की ओर से इन दावों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे हालात और तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद संयुक्त अरब के फुजैराह तेल क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिन्हें मामूली चोटों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। वहीं संयुक्त अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश की ओर आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों को समय रहते मार गिराया गया है। युद्ध विराम के बाद यह पहला बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसके बाद पूरे देश में आपात चेतावनी जारी कर दी गई है और क्षेत्र में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। मध्यपूर्व से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका ने जब्त किए गए ईरानी मालवाहक जहाज तौस्का के 22 में से 15 चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया है। यह जहाज 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में चाबहार तट के पास अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के दौरान रोका गया था। आज सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक रिहा किए गए चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से ईरान पहुंच चुके हैं। हालांकि बाकी बचे सदस्यों और जहाज को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। मध्य चीन के हनुमान प्रांत में बड़ा हादसा हुआ है। ल्यूयांग शहर की एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट से 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका हुआसेंग आतिशबाजी कंपनी के प्लांट में हुआ है, जहां बारूद के गोदाम पास होने की वजह से स्थिति और गंभीर हो गई। राहत और बचाव के लिए 480 से ज्यादा कर्मियों की टीमें मौके पर तैनात हैं। साथ ही रोबोट की भी मदद ली जा रही है। आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले की सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र समेत कई क्षेत्रीय देशों ने तीखी निंदा की है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने संयुक्त अरब के राष्ट्रपति से बातचीत कर इस हमले को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। जॉर्डन ने इसे संयुक्त अरब की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है, जबकि मिस्र ने संयुक्त अरब के समर्थन में खुलकर एकजुटता जताई है। इन प्रतिक्रियाओं के बाद साफ है कि यह मामला अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल रहा है। फुजैराह हमले को लेकर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संयुक्त अरब अमीरात में हुए ड्रोन हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने को भारत ने अस्वीकार बताया है। इस हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। भारत ने इस शत्रुता को तुरंत खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि वह हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का समर्थन करता है। साथ ही भारत ने होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की भी मांग की है और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। फुजैराह हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले की निंदा करते हुए नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार बताया। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं, जिसे लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त अरब के साथ पूरी तरह से खड़ा है और सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। अफ्रीकी देश माली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सैन्य प्रमुख जनरल अस्मी गोइता ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। यह फैसला पूर्व रक्षा मंत्री की हत्या के बाद लिया गया, जिससे देश की सुरक्षा स्थिर और गंभीर हो गई है। माली पहले से ही जिहादी और अलगाववादियों हमले से जूझ रहा है। अजवाद लिबरेशन फ्रंट और अल कायदा से जुड़े समूहों ने हाल ही में कई शहरों और कस्बों में हमले किए थे। इसके जवाब में माली ने नाइजर और बुर्किना फासो के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य कार्यवाही और हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। भारत वियतनाम संबंधों को नई दिशा देने वाली भी खबर सामने आई है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन भारत यात्रा पे हैं।
वह बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल है। बाद में वे नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात तय है। ये यात्रा दोनों देशों की रणनीति साझेदारी के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है, जिससे भारत और वियतनाम के रिश्ते को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक जनादेश और सुशासन और सुरक्षा विकास की दिशा में अहम मोड़ बताया है। भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इसे जनता की जीत बताते हुए पिछली सरकार पर संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। वहीं ओवरसीज फ्रंट ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अदापा प्रसाद ने बंगाल और असम की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली से एक राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि भी खबर सामने आई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही सांस्कृतिक और विरासत का भी संरक्षण हो रहा है। नितिन नवीन ने भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बंसुरी स्वराज भी मौजूद रहे और सभी ने देश में शांति और समृद्धि की कामना की। चुनावी नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताते हुए देश भर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि नागरिक ही भगवान है और भाजपा जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यही कारण है कि लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नए सवेरे का आगमन हुआ है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और मजबूत हुई है। उन्होंने असम में लगातार तीसरी जीत को बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं चुनाव के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों की सराहना की है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इस जीत को जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया, जो आने वाले समय में और मजबूत जन समर्थन का संकेत है। तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब नेता से नेता बने बीजेपी की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने पेरम्बूर और तिरुचिपुर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। 234 सदस्यीय विधानसभा में डीएमके को 59 और एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलाथूर सीट से हार गए। हालांकि उदयनिधि स्टालिन अपनी सीट बचाने में सफल रहे। इस परिणाम ने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा पूरी तरह से बदल दी है और नई सरकार के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर भाजपा ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। पार्टी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की नीतियों, विकास एजेंडा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ऋषभ तिवारी ने इन परिणामों को बदलाव के लिए मजबूत जनादेश बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव भावनात्मक रूप से भी अहम था, क्योंकि भाजपा की ऐतिहासिक जड़ें बंगाल से जुड़ी रही हैं। उनके अनुसार यह जीत पश्चिम बंगाल में शांति, विकास और समावेशी शासन के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई को शुभकामनाएं दी और आगामी कार्यकाल के लिए सफलता की कामना की है। इसके साथ ही नेफ्यू रियो ने असम विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बधाई दी। उन्होंने दोनों राज्यों में जनता के जनादेश को विकास और स्थिरता के प्रति समर्थन बताया।
पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद उद्योग जगत से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत करते हुए इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। उनका कहना है कि नई सरकार से औद्योगिकरण, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज समेत कई संगठनों ने इसे नए युग की शुरुआत बताया है। वहीं कोलकाता के मर्चेंट्स चैम्बर ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे तेज विकास और बेहतर शासन की राह खुलेगी। साथ ही हौजरी उद्योग ने भी उम्मीद जताई है कि कपड़ा क्षेत्र को नई सरकार से खास समर्थन मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में पार्टी की जीत पर जनता का आभार जताया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नतीजों को तुष्टीकरण और घुसपैठ के खिलाफ जनता का कड़ा संदेश बताया, जबकि असम में मिले हैट्रिक जनादेश को मोदी सरकार के विकास कार्यों का समर्थन कहा। शाह ने पुदुचेरी में दूसरी जीत के लिए धन्यवाद दिया और इसे प्रदर्शन आधारित राजनीति की जीत बताया। साथ ही केरल और तमिलनाडु के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इन राज्यों के विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु में चुनाव के नतीजे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता विजय ने द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक CN अन्नादुरई को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी राजनीतिक दिशा को उनके विचारों से जोड़ने का संदेश दिया। इस बीच नवनिर्वाचित विधायक चेन्नई के पास पैनेयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में जुटे, जहां विजय को विधायक दल का नेता चुना जा रहा है। पार्टी अब राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में है, जिससे तमिलनाडु में नई सरकार का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की राजनीतिक में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है और 15 साल पुराना TMC शासन खत्म हो गया है। कुल 292 सीटें के नतीजों में TMC केवल 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि अन्य दलों का प्रदर्शन सीमित रहा। सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा, जो भवानीपुर सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। असम में भी भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में है, जबकि पुदुचेरी में NDA ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है, जिससे देश की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मई को राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के साथ नए मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, जिससे राज्य की सियासत में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे पर अभिनेत्री रूपाली गांगुली की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। कहा जा रहा है कि डर की जगह लोकतंत्र को चुना गया। रूपाली ने वोटर्स का आभार जताते हुए उन्हें हीरो बताया और शांतिपूर्ण मतदान के लिए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि रूपाली गांगुली 2024 में बीजेपी में शामिल हुई थी और लगातार पार्टी के समर्थन में सक्रिय नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवीके के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी प्रमुख थलापति विजय को बधाई दी है और जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि तमिलनाडु की प्रगति और वहां के लोगों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार काम करती रहेगी और विकास के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल से भवानीपुर सीट से जीत के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये जीत जनता के भरोसे और समर्थन की जीत है। उन्होंने बताया कि करीब 15,000 वोटों से मिली इस जीत ने राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये परिणाम बदलाव की चाह और जनता के फैसले को दर्शाता है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। चलती ट्रेन से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक को करीब 2.5 घंटे तक लड़कियों को परेशान करते देखा गया। आरोप है कि उसने एक लड़की के साथ मारपीट भी की और उसका वीडियो बनाने की कोशिश पर उसे धमकाया। हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों ने विरोध नहीं किया। ये घटना सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों पर सवाल खड़े करती है और ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।